तो अगर मैं तुमसे कहूँ इस एनिमे के मेन एंटेगनिस्ट याशिरो का एक बड़ा भाई भी था जो तुम लोगों ने एनिमे में कभी नहीं देखा, या फिर अगर मैं तुमसे कहूँ कि डेथ नोट और इरेज समहाउ आपस में कनेक्टेड है, सुनकर हैरान हुए ना। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे ही 9 और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा अबाउट इरेज जो तुमने शायद कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स होंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले जाके एनिमे सीरीज देख लेना और फिर आके ये वीडियो देखना, वरना तुम स्पॉइल हो जाओगे। इरेज्ड एक जापानीज मांगा सीरीज है जो काई सांबे ने लिखी थी। ये सबसे पहले जून 2012 में वीकली यंग मैगजीन में पब्लिश हुई थी। यार हम लोगों को पता है इरेज्ड का असल नाम इरेज नहीं बल्कि उसका असल नाम बोकुदाके का इनाई माची है। इसका मीनिंग है द टाउन वेयर ओनली आई एम मिसिंग। अब अगर तुम लोगों ने एनिमे या मांगा देखी हुई है तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये मीनिंग और एनिमे कितना आपस में मैच होते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इसको मगर इरेज क्यों कहते हैं। इसको इरेज कहने के 2 रीज़न है। एक रीज़न तो ये क्योंकि इसका जो असल नाम है वो बहुत ही लंबा है, और दूसरा ये कि जो इसके फैंस हैं लोगों ने जब इसको बोलना हो तो वो कैची लगे। तो क्या तुम भी वही इरेज्ड फैन हो जो ब्लू बटरफ्लाइज को हमेशा देख के कन्फ्यूज़ हो जाता था और सोचता था कि आखिर इसका टाइम ट्रैवल से क्या ताल्लुक है? तो मैं बताता हूँ। तो जो ब्लू बटरफ्लाइज तुम्हें हमेशा सातोरो के रिवाइवल से पहले नज़र आती थी उसे एक्चुअली बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। इसका एक मतलब ये है कि पास्ट में होने वाला छोटा सा चेंज फ्यूचर को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकता है, और अगर तुमने ये एनिमे देखें तो तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है। तो अब आते हैं उस फैक्ट पे जो मैं तुम लोगों को इंट्रो में बताया था। क्या तुम लोगों को पता है गाकू याशिरो का एक बड़ा भाई भी था? अब जिनने मांगा पढ़ी है तो उनको तो पता होगा कि मैं किसकी बात करूं, पर एनिमे देखने वालों के लिए मैं याशिरो के भाई का एक बैकग्राउंड बताता हूँ। तो एक दिन याशिरो के भाई ने गलती से एक लड़की को अब्यूज़ करते हुए मार दिया था। दोनों भाइयों ने लड़की की बॉडी डब्बे में रखकर अपने स्टोर रूम में छुपा दी। फिर एक दिन जब याशिरो के पेरेंट्स को वो बॉडी मिली तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपली पुलिस को कॉल की, और अब तुम लोगों को पता चल गया होगा आगे क्या हुआ होगा याशिरो के भाई के साथ, और तुम्हें ये भी आइडिया हो गया होगा कि आखिर याशिरो बड़े होकर इस तरह क्यों बन जाता है। तो ये तो हो गया याशिरो के भाई का बैकग्राउंड। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि याशिरो का भाई कभी एनिमे में क्यों नहीं तुम लोगों ने देखा। इसके 3 थ्योरीज है। पहली थ्योरी तो ये है कि याशिरो का भाई का करेक्टर बहुत डार्क था, और अगर वो एनिमे में शो होता तो एनिमे PG-14+ ना रहते। दूसरी थ्योरी ये भी है कि अगर वो करेक्टर इतना ही डार्क है और वो एनिमे में शो हो जाता तो जो इस सीरीज़ का मेन एंटेगनिस्ट याशिरो था तो उसकी स्पॉटलाइट छिन जाती उसके अपने बड़े भाई से। और तीसरा रीज़न फिर आ जाता है वही बजट। शायद एनिमे में वो बजट ही नहीं था इतना कि वो याशिरो के बैकग्राउंड को भी एपिसोड्स में डालते, क्योंकि उनके पास सिर्फ 12 एपिसोड्स का बजट था। एंड आई थिंक उन्होंने उस 12 एपिसोड्स के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से हमें एनिमे दिखाए। 2016 में ये एनिमे रिलीज़ हुए और उसके बाद इनको इतना फेम हासिल हुआ कि 2017 में इसका एक लाइव एक्शन सीरीज़ भी आ गया। तो अगर अब हम लोग इरेज के लाइव एक्शन की बात कर ही रहे हैं तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि डेथ नोट और इरेज आपस में किस तरह कनेक्टेड है। तो इरेज की लाइव एक्शन मूवी में तात्सूरो फुजिवारा के अडल्ट वर्जन को एक फेमस जापानीज एक्टर तात्सुया फुजिवारा ने प्ले किया है। एंड गेस व्हाट, बैक इन 2006 जो डेथ नोट की लाइव एक्शन मूवी रिलीज हुई थी उसमें लाइट यागमी का रोल भी तात्सुया फुजिवारा ने ही प्ले किया था।